एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा लेक्चर नंबर 70 में हम लास्ट टाइम आपको बता के गया था कि हमारा जो 69th लेक्चर था उसके बाद जब हमने 70th लेक्चर स्टार्ट करना है तो उसमें हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं। ये मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बुक की एक्सरसाइज में जो गिवन है, ये मेरे बुक का पेज नंबर 89 लिखा हुआ है। हम 13.3 तक कर चुके हैं, 13.4 डिस्कस करते हैं आज। स्टेटमेंट देखते हैं क्या लिखी हुई है, रिक्वायर्ड डाटा हमारा कैसे बनेगा, फार्मूला क्या यूज़ करेंगे, सोल्यूशन टू फाइंड क्या है और एंड पर रिजल्ट। उससे पहले मैं अपना एक छोटा सा लास्ट वाले टॉपिक जो हमने पढ़े थे यानी न्यूमेरिकल से रेलेवेंट बात बताने लगा हूँ। हमने एक लॉ पढ़ा था, कूलम्स लॉ। उस कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंगली, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जिसको नाम दिया जाता है, उसका हमने एक फार्मूला डिराइव किया था बेटा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन किसकी इक्वल होती है, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। Q1 चार्ज, Q2 दूसरा चार्ज, R क्या था उनके दरमियान डिस्टेंस, K क्या था दैट इज़ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और मैंने कहा था कि हमने K की वैल्यू ज़ुबानी याद रखनी है, दैट इज़ 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये वैल्यू हमने ज़ुबानी याद रखनी थी जी K की। न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट देखते हैं कि स्टेटमेंट में वो क्या कहता है। और दूसरी बात, बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है 13.4, 2015 में बोर्ड में आ चुका हुआ है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर, यानी लॉन्ग क्वेश्चन का जो बी पार्ट होता है वो न्यूमेरिकल होता है तो उसमें आ चुका हुआ है। लेकिन सबसे पहले अपना डाटा देखते हैं कि डाटा में हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ हैं, डाटा हमारे पास आएगा कैसे। डाटा से पहले भी मैं एक और चीज़ बता दूं आपको। फॉर एग्जांपल ये डायग्राम आपने बनानी नहीं बच्चों, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये एक मेरा चार्ज था जिसको मैंने Q1 के साथ रिप्रेजेंट किया, इधर मेरा एक चार्ज था जिसको मैंने Q2 के साथ रिप्रेजेंट किया। इन दोनों के दरमियान ये डिस्टेंस R था। अगर इतना डिस्टेंस है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अगर इतना डिस्टेंस है तो इनके दरमियान कोई भी एक फोर्स एग्जिस्ट कर रही होगी। अगर तो ऑपोजिट चार्जेस होंगे, ये पॉजिटिव हो ये नेगेटिव हो, तो अट्रैक्शन की होगी। अगर सिमिलर चार्जेस होंगे तो रिपल्शन की फोर्स होगी। इस फोर्स की कोई वैल्यू होगी इस R पर, यानी R जितनी भी वैल्यू गिवन है, यानी इतने डिस्टेंस पर फोर्स का कुछ अपना एक मैग्नीट्यूड होगा। कितनी फोर्स है, मैग्नीट्यूड का मतलब ये होता है। अगर मैं इसी डिस्टेंस को रिड्यूस कर दूं, यानी ये डिस्टेंस अगर मैं कम कर दूं बच्चों, यहाँ था मैं चार्ज को यहाँ ले आया Q1 चार्ज, दूसरा चार्ज मेरे पास यहाँ पर Q2 हो गया। इन दोनों के दरमियान ये डिस्टेंस जो था ये क्या हो चुका हुआ है, ये जो R डिस्टेंस था ये बच्चों रिड्यूस हो गया। रिड्यूस का मतलब है कम हो गया, ऐसे ही है। जब क्या चीज़ रिड्यूस हुई है, डिस्टेंस। ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ सिर्फ सारा स्केच। जब डिस्टेंस रिड्यूस होगा तो जो फोर्स इनके दरमियान एक्ट कर रही होगी, चाहे वो ट्रैक्शन की है चाहे वो रिपल्शन की है, ये फोर्स क्या हो जाएगी, इनके दरमियान इंक्रीज हो जाएगी। यानी यहाँ पर जो वैल्यू थी इस गिवन डिस्टेंस पर, इस गिवन डिस्टेंस पर वो वैल्यू ने क्या हो जाना है, इंक्रीज। अब हमारे न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट भी यही है, ध्यान से आप ज़रा देखिए। कहते हैं टू चार्जेस रिपेल ईच अदर, इसका मतलब अपोजिट चार्जेस हैं। पहली तो बात ये होगी, सिमिलर नहीं है, यानी एक पर पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, विद अ फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन। मुझे कहता है दो चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, किस फोर्स के साथ, 0.1 न्यूटन के साथ। तो डाटा में पहली चीज़ क्या आ गई बेटा जी, फोर्स।
फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं F के साथ, उसकी वैल्यू इसने गिवन की हुई है 0.1 न्यूटन। फोर्स का यूनिट न्यूटन है, साथ साथ रहिएगा। अब कहता क्या आगे, कहता व्हेन दे आर कितना 5 सेंटीमीटर अपार्ट, जब उनके दरमियान, फॉर एग्जांपल हम इधर देख लेते हैं कि ये डिस्टेंस कहता है कि उनके दरमियान कितना है 5 सेंटीमीटर का। पहली तो बात है डिस्टेंस सेंटीमीटर में अंदर आ गया, उसको आपने चेंज करना है किसके अंदर, मीटर्स में। तो डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, ये खाली डिस्टेंस लिख लें, लेकिन बेटा डिस्टेंस आर कितना है 5 सेंटीमीटर का। इधर ही सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करें, हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से मैंने मीटर में जाना है, स्मॉलर से लार्जर यूनिट में जाना है, तो मैं डिवाइड करूंगा 100 के फैक्टर के साथ। यानी 5 को मैंने डिवाइड किया किसके साथ, बाय 100, सो आई गेट 0.05 एंड द यूनिट इज नाउ मीटर। फिर से बता रहा हूँ स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, कहते हैं दो चार्जेस हैं जिनके दरमियान डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर का। उस वक्त उनके दरमियान क्योंकि रिपेल कर रहे थे, फोर्स ऑफ रिपल्शन कितनी है 0.1 न्यूटन की। अब हमने दोबारा से क्या फाइंड आउट करना है, कहते हैं जी दोबारा से फाइंड करें, फाइंड द फोर्सेस बिटवीन द सेम चार्जेस। चार्जेस अभी भी वही हैं, जो ये चार्ज था, चार्ज अभी भी सेम है। व्हेन दे आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट, अब यही डिस्टेंस आर जो था वो कितना हो गया है 2 सेंटीमीटर। अब मैंने बताया अभी आपको कि अगर डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर था उस वक्त फोर्स का अपना एक मैग्नीट्यूड था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं कि वो मैग्नीट्यूड कितना गिवन है 0.1 न्यूटन का, ठीक है जी। ऐसे ही अगर r 2 सेंटीमीटर हो गया, पहले 5 सेंटीमीटर दूर था, जब 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर आ गया तो इसका मतलब है अब ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है ये इंक्रीज हो जाएगा, यानी अब हमारे पास दोबारा जब फोर्स आएगी तो वो ज़्यादा आएगी। वही चीज़ हमने फाइंड आउट करनी। मैंने पहले आपको बता दिया कि फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, अब चेक करते कितना ज़्यादा होगा। अब दूसरा उसका क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द फोर्सेज बिटवीन द सेम चार्जेस व्हेन दे आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट, कि जब उनके दरमियान डिस्टेंस कितना हो जाए 2 सेंटीमीटर हो जाए, तो अब आपने फोर्स बतानी है क्या है, कितनी है। तो ये डिस्टेंस था 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। एक और डिस्टेंस गिवन किया हुआ उसने, डिस्टेंस बिटवीन द 2 चार्जेस आर, वो कितना गिवन है जी, दैट इज 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर है, इसको भी मीटर में चेंज कर लें, 2 को डिवाइड करें 100 के साथ, तो वी गेट 0.02 मीटर। ऐसे ही 2 को 100 से डिवाइड किया 0.02 आता है, कैलकुलेटर से आपने चेक करके देख लेना जी, ठीक होगी बात जी। अब देखिएगा दो डिस्टेंस आ गए। अब मैं इस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर लेता हूँ किसके साथ, R1 के साथ। ये मेरा पहला डिस्टेंस था, ये मेरा दूसरा डिस्टेंस, इसको मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूँ R2 के साथ जी। और डाटा में हमें कोई चीज़ नहीं गिवन, सिर्फ हमने एक अपने पास से वैल्यू लिखनी है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट K की। K किसकी इक्वल है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये जी मेरा K आ गया, ठीक है जी। अब मैंने डाटा के बाद हमने क्या चीज़, फार्मूला, हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या आनी है, टू फाइंड की, कि भाई फाइंड हमने क्या करना है। फाइंड हमने ये करनी है, एक तो ये फोर्स थी ना जो गिवन है, भाई दोबारा से हमने फाइंड आउट करनी है कि उन दोनों के दरमियान एक्ट करने वाली फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो जाना है जब डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर हो जाएगा जी। तो जी अब हमने फाइंड में फोर्स फाइंड आउट करनी है दोबारा से, लेकिन अब इस फोर्स को F ये फाइंड आउट करनी है। इसको मैं किसके साथ रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, F प्राइम के साथ, ऊपर डैश लगा दिया। यानी अब ये मेरी नई फोर्स आएगी, क्योंकि ये फोर्स तो नहीं ना रहेगी। अब ये मेरी नई फोर्स आनी, जो मैंने ये फोर्स फाइंड आउट करके देनी है जी। ये जो हो गया टू फाइंड के बाद हमने यूज़ करना है जी क्या चीज़, फार्मूला। फार्मूला वही कूलम्स लॉ का फार्मूला क्या है, फार्मूला हमने ये यूज़ करना है जी, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। बेसिक फार्मूला हमारा ये था ना,
क्योंकि मैंने चार्जेस उसने नहीं बताए, बस उसने सिर्फ ये बताया 2 चार्जेस से। एक फार्मूला मैंने ये यूज़ करना है, उस वक्त मेरा डिस्टेंस r, जब मैं ये f के साथ यूज़ करूँगा तो मेरा डिस्टेंस क्या होगा, r1 का स्क्वायर। गॉट इट। अब आपने ध्यान से मेरी बात सुननी, उसने ये कहा दोबारा से कि फाइंड द फोर्सेस बिटवीन द सेम चार्जेस, कि चार्जेस अभी भी सेम हैं। अगर सेम है तो दोबारा फोर्स, चार्जेस तो वही रहेंगे। अब मेरी फोर्स क्या आनी है, एफ डैश इक्वल्स टू, के ने तो वही रहना है, उसने तो नहीं ना चेंज होना प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ने। अब उसका क्वेश्चन था कि चार्जेस भी सेम हैं, चार्जेस भी सेम है तो इसका मतलब है क्या आएगा, Q1 Q2, लेकिन उनमें डिस्टेंस कितना हो चुका है, 2 सेंटीमीटर का। जब डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर का हो गया तब मेरा डिस्टेंस का कौन सा वाला लगाऊंगा, R2 का स्क्वायर, R2 और इसका क्या आएगा, स्क्वायर। दोबारा से मैंने फार्मूला ये यूज करना है। अब 2 तरीके हैं, यहां तो हम क्या कर लें, देखिएगा ध्यान से, यहाँ R1 डिवाइड हो रहा है स्क्वायर, इसको इधर जाके मल्टीप्लाई कर लूँ, इधर भी डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई करूँ, तो राइट साइड में मेरा फैक्टर k Q1 Q2 k Q1 Q2 इधर भी आ गया, इधर भी आ गया। मैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल करके क्या निकाल लूँगा, अपनी फोर्स F डैश की वैल्यू कैलकुलेट कर लूँगा। ठीक, अब आपकी मर्जी, आप जिस मर्जी तरीके से इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, या आप इतने सारे हिस्से में F की वैल्यू लगाएं, R1 के स्क्वायर की वैल्यू लगाएं, तो आपके पास k Q1 Q2 आ जाएगा, उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें तो आपका F डैश आ जाएगी जी। ठीक है जी, जोन सा तरीका आपको इजी लग रहा है आपने उस तरीके से इसको सॉल्व कर लेना है जी। फार्मूला मैं भी ईजीएस्ट मेथड ही करूँगा ताकि आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर लें। सोल्यूशन में ये अब हम इरेज कर देते क्योंकि हमारा अब इसके साथ कोई कंसर्न नहीं रहा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बताया था। बस आपने ये याद रखना है कि हमारे पास अब जो दोबारा से फोर्स आनी है वो इंक्रीज होगी। वाई इट इज इंक्रीज, क्योंकि डिस्टेंस रिड्यूस हो चुका है जी। अब मैं इन फार्मूलाज को शेप देने लगा हूँ, ध्यान से देखिएगा, मैं इधर ही फार्मूला को शेप देने लगा हूँ। इधर से मैं अपना वही फार्मूला उठा के सिंपल यहाँ पे पुट करूँगा सोल्यूशन के अंदर, तो हमारा सोल्यूशन बहुत ईजी हो जाएगा जी। ये थी जी, इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये कैसे बनेगी, F R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू K Q1 Q2, इसको दे दीजिए नेम 1 का। ठीक है मेरा बच्चा, समझ आ गई मैंने क्या किया, सिर्फ इतना सारा काम, यहाँ R1 का स्क्वायर डिवाइड हो रहा था, इसको इधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूँगा F डैश वाली को, तो ये मेरे पास क्या बनेगी, F डैश R2 का स्क्वायर, क्या किया बच्चे, ये इधर डिवाइड हो रहा था, इधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू बाकी सारा फैक्टर ऐसे ही रह गया, K Q1 Q2, इसको दे दूंगा मुझे नाम किस चीज़ का, 2 का। अब मेरा बच्चा ध्यान से देखना, मैंने Q1 Q2 इधर भी लिखा, Q1 Q2 इधर भी लिखा, K तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, तो उसको तो फ़र्क नहीं पड़ना। इसको क्यों फ़र्क नहीं पड़ा, इसको फ़र्क इसलिए नहीं पड़ा कि उसने कहा था फोर्सेस बिटवीन द सेम चार्जेस, जो चार्जेस यहाँ पे थे यहाँ पर भी वही चार्जेस हैं। क्योंकि देखो राइट हैंड साइड मेरा बच्चा दोनों की इक्वल है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करके लिख के फार्मूला मेरा फाइनल क्या बनता है, फार्मूला मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, F डैश R2 का स्क्वायर इक्वल आ गया किसके, F R1 का स्क्वायर। ऐसे ही है जी, ये बना फार्मूला मेरा। इसी फार्मूला का मैं यही फार्मूला यूज़ करने लगा हूँ क्योंकि मैंने F डैश की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जी। पहले मैंने अपने फार्मूला को शेप दे दी, शेप देने के बाद अब इसी फार्मूला को सोल्यूशन में यूज़ करने लगा हूँ। F डैश, इधर इसकी शेप चेंज करेंगे, F डैश R2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या है, F R1 का स्क्वायर। यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास फैक्टर खाली क्या रह गया बच्चा, F डैश इक्वल्स टू F R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये इधर नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा R2 का स्क्वायर।
लीजिए एफ डैश इक्वल्स टू, वैल्यूज लगा दें, आसान हो गया ना काम। वैल्यू देखिएगा, एफ की वैल्यू कितनी थी 0.1 न्यूटन की। जी फोर्स की वैल्यू मैंने लगाई 0.1 मल्टीप्लाई बाय R1 कितना था मेरा बच्चा 0.05, दैट इज 0.05 और उसका स्क्वायर लिखना मत भूलिएगा, होल डिवाइडेड बाय R2 कितना था 0.02। देखिए यहाँ पे आ गया 0.02 और उसका स्क्वायर लिखना मत भूलिएगा जी। नहीं जी, अब वैल्यू निकाल लेते हैं, एफ डैश इज इक्वल टू, सॉल्व कर ले ज़रा जी क्या आंसर बनता है। थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लें, 0.1 को मल्टीप्लाई किया हमने किसके साथ 0.05 का स्क्वायर। जी 0.05 का मैं स्क्वायर ले लेता हूँ, 0.05 का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लें जी, कैलकुलेटर से कीजिएगा। 0.05 को मल्टीप्लाई किया 0.05 से, सो वी गेट, हमारे पास आंसर बन गया जी 0.05 मल्टीप्लाई बाय 0.05। आंसर में आ गया बच्चा जी कितना 2.5 इंटू 10⁻³ 2.5 आप मल्टीप्लाई करके लिख लें, मेरे पास आंसर बन रहा है 2.5 इंटू 10⁻³ जी, बिल्कुल यही बना है, गलती मत कीजिएगा। 0.05 को मल्टीप्लाई किया 0.05 से, यहाँ स्क्वायर ले लिया तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ यानी 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ का मतलब क्या हुआ, जब मैं उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, जब मैं उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा, यानी आंसर ये आ रहा है जी 2.5 इंटू 10⁻³ इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक्चुअली 0.0025 बना है जी। ऐसे ही है जी, 10⁻³ का मतलब है पॉइंट को 3 डिजिट्स लेफ्ट साइड पे मूव कर दें, तो 0.005 का स्क्वायर का आंसर क्या आया, दिस इज 0.0025। इसको डिवाइड करूंगा बच्चा किसके साथ 0.02 के स्क्वायर से, 0.02 को भी कभी स्क्वायर ले लें 0.02, तो ये मेरे पास आया जी 0.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴। आंसर ये आ रहा है जी मेरे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴ का मतलब हुआ 0.0004, -4 का मतलब है 4 डिजिट्स पॉइंट लेफ्ट साइड पे चला गया। 0.02 का स्क्वायर आ गया जी 0.004, 0.1 को इससे मल्टीप्लाई करें जी, एफ डैश 0.1 को 0.0025 से मल्टीप्लाई किया, मैं सिर्फ ऊपर वाले न्यूमरेटर फैक्टर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जी। 0.1 को मल्टीप्लाई किया 0.0025 से, सो वी गेट 0.0025। इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया बेटा 0.00025। इसको मैंने डिवाइड करना है किसके साथ 0.004 के साथ। अब देखते हैं ये आंसर हमारा कितना बनता है जी, एफ डैश वो जो नई फोर्स आनी है, इन दोनों को डिवाइड कर लें, डिवाइड करने से वी गेट 0.00025 को डिवाइड किया हमने 0.004 से, सो वी गेट आंसर 0.625 जी, बिल्कुल बुक में आंसर 0.62 है तो हमारा 0.625 आ रहा है, ठीक है जी। वी गेट आंसर 0.625 4C, तो उसका यूनिट क्या आया न्यूटन। देखिएगा मैंने बताया था कि जो नई फोर्स आएगी, क्योंकि हम डिस्टेंस क्या कर चुके हैं रिड्यूस कर दिया है, तो डिस्टेंस रिड्यूस होने से वो जो न्यू फोर्स आनी है हमारे पास उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो गया होगा। पहले था 0.1, अब कितना हो गया 0.6, इंक्रीज होगी। लेकिन लास्ट पे इसका क्या आना है बेटा रिजल्ट में हमने क्या लिखना है, रिजल्ट में तो सिर्फ मैं बार बार बता चुका हूँ कि रिजल्ट हमारा किस चीज़ पर कंसिस्ट करता है, जो हमने फाइंड करना होता है दैट इज एक्चुअली द रिजल्ट। तो रिजल्ट में हमने क्या फाइंड आउट की थी, नई फोर्स
एफ डैश किसकी इक्वल आई हमारे पास 0.625 न्यूटन के जी। यहाँ पे जी बच्चे जी न्यूमेरिकल हमारा कंप्लीट हो गया, दैट इज़ 13.4। और बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था जो कि बोर्ड में 2015 में आ चुका हुआ है जी। 13.4 के बाद देखते हैं जी बच्चे, 13.4 हो गया जी हमारा, हम साथ साथ लिखते जाते कितने हम करेंगे आज। ये हो गया जी। नेक्स्ट 13.5 देखते हैं उसकी स्टेटमेंट क्या है, उसको सॉल्व करते हैं। उस स्टेटमेंट से रेलेवेंट अगर हमारा कोई डाटा बनता है कि क्या उसमें यूज़ होना है, फार्मूला हमारा क्या यूज़ होना है, उस फार्मूला को भी देखते हैं जी कि फार्मूला क्या बनना है जी। बेटा न्यूमेरिकल नंबर 13.5 स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, उससे रेलेवेंट फार्मूला क्या यूज़ करेंगे हम। पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर मैं आपको फार्मूला पहले डिज़ाइन करके देता हूँ, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। 13.4 में हमने कूलम्स लॉ का फार्मूला यूज़ किया था। इसमें वो कहता है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हमने टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का। तो इसका मतलब है फार्मूला भी फिर इसी का ही यूज़ होना है जी। क्या चीज़, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, मैं फिर से बता देता हूँ दोबारा से आपको कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। वैसे शॉर्ट सा फार्मूला बनाने लगे हम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये था, फार्मूला हमारा बनेगा कैसे, ये कोई चार्ज था, चार्ज की सराउंडिंग में ये सारी की सारी मैंने क्या बनाई है, दिस इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड है जी। इलेक्ट्रिक फील्ड जाहिर बात है किसी भी चार्ज की सराउंडिंग में होगी। हमारे पास किसी इन्फिनिट डिस्टेंस पर, इन्फिनिटी पर कोई चार्ज है, ठीक है जी। उस चार्ज को फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कोई चार्ज क्यू है, इस जगह पर है, इस पॉइंट पर है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं किसी भी इस पॉइंट पर, ये मेरा एक पॉइंट था जी, मैं इस पॉइंट पर चार्ज को शिफ्ट करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर लेके आना चाह रहा हूँ। तो इन्फिनिट से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी गिवन पॉइंट पर चार्ज को लाने के लिए जितना चार्ज पर क्या किया जाता है, वर्क डन, किस पर, गिवन चार्ज पर, वो चीज़ क्या कहलाती है, दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड एज, उसे हम क्या नाम देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज, वही तो है जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर हो गया जी। अब फार्मूला हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं V के साथ, वर्क डन W था, चार्ज हमारा क्या था, Q था। फार्मूला हमने ये यूज़ करना है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। अब ये ज़रा स्टेटमेंट देखिए उसमें कहता क्या है, कहता है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पर उसने V, इस पॉइंट पर उसने हमें V की वैल्यू खुद बताई हुई है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो डाटा में पहली चीज क्या आ गई, लीजिए डाटा में पहली चीज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू गिवन की हुई है एट अ पॉइंट। तो पहली चीज डाटा में क्या आ गई हमारे पास जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं V के साथ। वो कितनी गिवन है जी, 10 पावर 4 वोल्ट। V वोल्ट है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हम ये सारा कुछ पढ़ चुके हुए हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट हमने पढ़ा हुआ है, यूनिट क्या होता है उसका, VOLT, वोल्ट। W से ना वोल्ट समझ लीजिएगा। कहता है इफ अ चार्ज ऑफ, कितना है चार्ज पर मैग्नीट्यूड कितना है, प्लस, पॉजिटिव चार्ज है, 100 माइक्रो कूलम इज ब्रॉड फ्रॉम इन्फिनिटी। भाई चार्ज ये था, उस चार्ज पर मैग्नीट्यूड कितना गिवन है, 100 माइक्रो कूलम का। ठीक है जी। तो इसका मतलब है दूसरी डाटा में हमारे पास क्या चीज आ गई, चार्ज Q किसकी इक्वल है, प्लस 100 माइक्रो कूलम। माइक्रो, 1 माइक्रो किसकी इक्वल होता है, 10⁻⁻⁻⁶ के जी। बिल्कुल ऐसे ही है जी। चेंज कर लें ज़रा, यूनिट चेंज कर लें, क्योंकि चार्ज का यूनिट कूलम होता है। 100 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶, बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल है जी, साथ साथ रहिएगा। 100 10⁻⁻⁶, 100 का मतलब क्या होता है,
100 को मैं मेरा बच्चा ऐसे लिख सकता हूँ ना 10 की पावर 2, मुझे पता आपको आता है, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ ताकि जिन बच्चों को नहीं पता कि हम 100 को पावर की फॉर्म में, तो इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ इधर ही ताकि मेरे सोल्यूशन के अंदर आसानी हो जाए। 100 है जी 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -6 कूलम्स, तो Q किसकी इक्वल आ गया 2 - 6 का मतलब क्या रहेगा 10⁻⁻4 कूलम, ऐसे ही है जी बिल्कुल। 10 की पावर 2 था, मल्टीप्लाई किया 10 पावर -6 के साथ, तो बेसिस सिमिलर हो तो पावर से ऐड हो जाती है, कितनी रहेगी 10⁻⁻4। गॉट इट जी। ये मेरा चार्ज आ गया। इज ब्रॉड फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट, व्हाट इज, बस डाटा में और कोई चीज नहीं है, व्हाट इज, हमने क्या फाइंड आउट करना है, वर्क डन ऑन इट। क्योंकि फार्मूला देखिएगा, फार्मूला के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन ऑन चार्ज, और कोई चीज, कोई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, कोई चीज नहीं है। डाटा इतना सारा हो गया। टू फाइंड में भाई, टू फाइंड क्या करना है, उस चार्ज पर कितना वर्क डन हम करेंगे। लो जी, क्या चीज फाइंड आउट करनी है, वर्क डन W के साथ रिप्रेजेंट करते हैं जी, ये फाइंड आउट करना है हमने। टू फाइंड के बाद फार्मूला हमारा हमने अपने बेसिक फार्मूला से स्टार्ट करना है। बेसिक ये था, एक्चुअल उसी की शेप चेंज करनी है जी। फार्मूला जी बच्चों, V इज इक्वल टू वर्क डन ऑन गिवन चार्ज। हमने फाइंड क्या करना है, W। फार्मूला को हम थोड़ी सी शेप दे लेते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं जी। Q इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके शाबाश क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। इसका मतलब है W इज इक्वल टू क्या बन गया, QV। ये है जी फार्मूला जो हमने यूज करना है जी। ठीक हो गया जी। आ जाइए जी सोल्यूशन पे। सोल्यूशन में इसी फार्मूला से हम स्टार्ट करते हैं। अब ये सारी चीज़ मैं रेस करने लगा हूँ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, फार्मूला बनता कैसे है, था क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो सिर्फ इसलिए बताया था जी। आपने ये डायग्राम बनानी नहीं, सिर्फ आपको समझाने के लिए बेटा बताई गई थी। नहीं, ये सोल्यूशन में आ जाएंगे बेटा, बड़ा आसान सा था। W इज इक्वल टू Q इंटू V। Q कितना है जी 10⁻⁻4, 10⁻⁻4 मल्टीप्लाई बाय V कितना था जी 10⁻4। V कितना था जी 10⁻4, वो था जी 10⁻4। लो ये आसान काम हो गया जी। W इज इक्वल टू 10⁻⁻4 प्लस 4, ऐसे ऐसे काट ना दीजिएगा। -4 + 4 का मतलब हो गया 10 की पावर 0। मैथ में आपने पढ़ा हुआ है, एनीथिंग पावर 0 किसकी इक्वल होती है 1 के। तो 10 की पावर 0 का आंसर क्या आ गया 1। वर्क डन था, वर्क डन का यूनिट क्या था जूल, तो आंसर क्या आ गया 1 जूल का। क्लियर होगी बात जी। ये जी वर्क डन आ गया। लास्ट पे रिजल्ट लिख दें कि हमने फाइंड आउट क्या किया है। रिजल्ट में देखिएगा बच्चे जी, रिजल्ट में हमने वर्क डन फाइंड आउट किया है, तो यहाँ पे क्या आ गया, वर्क डन जो किस पर, चार्ज पर कितना करेंगे हम 1 जूल का, ताकि वो चार्ज जिस पर मैग्नीट्यूड कितना था चार्ज का इतना, और उस जगह का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना था 10⁻4। तो इन्फिनिटी से उस जगह पर लाने के लिए हमें चार्ज पर कितना वर्क डन करना है 1 जूल का। क्लियर हो गया, दैट इज 13.5। इसी से रेलेवेंट 13.6 है, उसको भी सॉल्व करते हैं इसी लेक्चर के अंदर। तो उसकी स्टेटमेंट देखते हैं कि वो क्या है जी बेटा। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 13.6, उसकी स्टेटमेंट देखते हैं इसमें वो क्या कहता है, और फिर फार्मूला देखते हैं कि हमारा फार्मूला क्या यूज़ होना है। कहता है पॉइंट चार्ज ऑफ +2 कूलम, ये चार्ज का मैग्नीट्यूड उसने बताया हुआ कितना है। कहते हैं इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ पॉइंट एट पोटेंशियल 100 वोल्ट। एक पॉइंट है जिसका पोटेंशियल कितना है 100 वोल्ट का, चार्ज कितना मैग्नीट्यूड है इतना, टू अ पॉइंट एट पोटेंशियल 50 वोल्ट पर ले आए। व्हाट वुड बी द एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज। ले जी जरा हम अपना एक प्रीवियस टॉपिक थोड़ा सा रिवाइज कर ले जल्दी जल्दी से, ताकि हमें फार्मूला पता चल जाए क्या है।
याद करें मैंने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाया था। मैंने कहा था कि ये मेरा कोई पोटेंशियल है जिसको मैंने क्या नाम दिया था, दैट इज़ हायर। ये सिर्फ अब आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, हायर पोटेंशियल। अगर मैं फार्मूला डायरेक्ट भी यूज़ कर सकता था। यहाँ पे मेरा एक और पोटेंशियल है जी, नेगेटिव। नेगेटिव हमारा क्या है, दैट इज़ लोअर पोटेंशियल। ऐसे ही है जी, वो हाई पोटेंशियल पर था, ये लो पोटेंशियल है जी। ठीक है जी, ये दरमियान में इनके दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऐसे ही है जी। मैं कहता हूँ ये मेरा जो हायर पोटेंशियल था वो ए था, लोअर पोटेंशियल मेरा बी था। यहाँ पे मेरे पास कोई पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। इस पॉजिटिव चार्ज पर इस डायरेक्शन में फोर्स अफेक्ट करेगी। ये फोर्स किस डायरेक्शन में अफेक्ट करी, इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड। इसका मतलब है ये पॉजिटिव चार्ज जब इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्री छोड़ा जाएगा तो जाते हुए चार्ज जो हमें एनर्जी सप्लाइड करेगा, एनर्जी सप्लाइड बाय चार्ज। याद करें हमने एक फार्मूला डिराइव किया था, द एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज किसकी इक्वल थी, क्यू चार्ज इनटू हायर पोटेंशियल को हमने किसके साथ रिप्रेजेंट किया था, वी ए के साथ। लोअर पोटेंशियल को हमने किसके साथ रिप्रेजेंट किया था, वी बी के साथ। दिस इज द एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज। ये कौन सा चार्ज है, मैंने पॉजिटिव चार्ज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल जिसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा, लोअर पोटेंशियल जिसकी पोटेंशियल एनर्जी कम। आ जाइएगा जी क्वेश्चन में। डाटा पर सबसे पहली चीज़, डाटा में हमारे पास क्या आ रही है जी, हमें क्या क्या गिवन है। बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल है। कहते हैं एक पॉइंट चार्ज है कितना, +2 कूलम्स का। लो जी, चार्ज गिवन है, चार्ज को क्यू के साथ हमने रिप्रेजेंट किया कितना है, +2 कूलम्स का। कहते उस चार्ज को, जैसे ये चार्ज मैंने लिखा था ना, कहते उस चार्ज को, वो चार्ज क्या हो रहा है, इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ पॉइंट एट पोटेंशियल 100 वोल्ट। इसका मतलब है 100 वोल्ट हमारे पास क्या आ गया, दैट इज हायर पोटेंशियल। ऐसे ही है जी, उसको मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूँ जी किसके साथ। लो जी, आपकी मर्जी है, वी ए बना ले, चेंज करना है ना, दो पोटेंशियल गिवन है, दोनों वी वी तो नहीं हो सकते। या वी ए बना ले या वी वन बना ले, ठीक है जी। कितना है जी ये, दैट इज 100 वोल्ट का। आ जाइए उसके बाद लोअर पोटेंशियल। यहां मैंने जो नाम रखा था ना, वी ए और वी बी, आपकी मर्जी है, आप यहां पे नाम V1 माइनस V2 कर लें, कि आप हायर पोटेंशियल को 1 के साथ रिप्रेजेंट कर ले, लोअर को 2 के साथ कर लें, ठीक है जी। तो हायर पोटेंशियल मेरा कितना हो गया, 100 वोल्ट। कहते हैं वो कहाँ से कहाँ गया, 50 वोल्ट पर। 50 वोल्ट का मतलब है कौन सा वाला पोटेंशियल हो गया, दैट इज लोअर पोटेंशियल, V2। बेस में 2 लिखना है, कितना है जी, 50 वोल्ट का। बस, और कोई चीज़ डाटा में नहीं गिवन। हमने फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड में जी हमारे पास है जी क्या, व्हाट वुड बी द एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज। चार्ज जाते हुए कितनी एनर्जी सप्लाई करेगा, ये फार्मूला की हमने डेरिवेशन की थी। तो टू फाइंड में हमारे पास क्या आना है, एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज, जो हमने फाइंड आउट करनी है जी। एनर्जी सप्लाइड बाय चार्ज, चार्ज ने जो एनर्जी सप्लाई करनी है उसकी हमने क्या करनी है, वैल्यू कैलकुलेट करनी है जी। मैं एक और बात भी बताता जाऊँ, यहाँ पे एनर्जी सप्लाइड बाय चार्ज को हम किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, W के साथ। यानी चार्ज पर जितना वर्क डन किया जाता है, वो वर्क डन करने में चार्ज जब हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो हमें एनर्जी सप्लाई करेगा। तो एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज को हम रिप्रेजेंट कर लेते किसके साथ, W के साथ। ठीक होगी बात जी। ये हो गया जी एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज। टू फाइंड फार्मूला जो हमने बनाया, ध्यान से बच्चों साथ रहिएगा, हमने V1 V2 नाम रखा। फार्मूला भी तो हमारे पास फिर V1 और V2 की फॉर्म में बनेगा। इसका मतलब है एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज W किसकी इक्वल है, Q इंटू V1 माइनस V2। ये है जी फार्मूला हमारा।
सोल्यूशन पर आ जाइए। सोल्यूशन में हमने इसी फार्मूला को यूज़ करते हुए सॉल्व करना है जी। W इज इक्वल टू वर्क डन, W वर्क डन एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज की इक्वल होती है जी Q V1 माइनस V2 जी। बहुत आसान और बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है जी। Q कितना है? +2 कूलम का। Q की जगह आ गया जी 2 इंटू V1 कितना था? हायर पोटेंशियल 100 वोल्ट का, 100 माइनस V2 कितना था जी? 50 का। इसकी जगह आ गया मेरा बच्चा कितना? 50 ब्रैकेट क्लोज, 2 ऐसे ही आ गया। 100 माइनस 50 का आंसर शाबाश 50 होता है जी। W इज इक्वल टू 2 को 50 से मल्टीप्लाई किया कितना आया? 100। वर्क डन या एनर्जी दोनों का यूनिट क्या होता है? जूल ही होता है जी। तो इसमें भी क्या आ गया? जूल। लास्ट पर हमारा क्या आ गया जी? रिजल्ट हमारा क्या था जो हमने फाइंड आउट किया है? दैट इज एक्चुअली द रिजल्ट। रिजल्ट क्या है जी? एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज। पूरा लिख लें जी। एनर्जी सप्लाइड बाय चार्ज, जिसको मैंने W के साथ रिप्रेजेंट किया, वो मेरे पास कितनी आई? 100 जूल की जी। ये जी लास्ट में मेरे पास आंसर आ गया। द एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज कितनी आई है मेरे पास? 100 जूल की। यहाँ पर बेटा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 13.6 भी हमारा ख़त्म हो गया। एक लेक्चर में 3 ही बड़े हैं, क्योंकि और चौथा जो है नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 13.7, उससे रेलेवेंट टॉपिक अभी हमने पढ़ना है। हम जितने टॉपिक्स पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तक या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल तक, वहाँ तक 13.6 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से, ठीक है, एक हम न्यूमेरिकल एग्जाम्पल कर चुके हुए हैं स्टार्ट पर, ठीक है जी। नेक्स्ट वाले लेक्चर 71 में हम एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, ठीक है, उससे रेलेवेंट अगर कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हुआ तो उसको सॉल्व कर लेंगे। तब तक के लिए बेटा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।